हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने इंटेक्स क्वेश्चन से पहले जितनी भी थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली है। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जो कि कुल मिला के हमारे पास 11 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने शुरुआत करनी है हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट इज एक्वा फोर्टिस। देखिए, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसी को ही एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। और उसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हर कोई मेटल जो है आसानी से रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए हमें इसको एक्वा फोर्टिस या स्ट्रॉन्ग वाटर हम कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कि एक्वा रीजिया। अगर आपको याद हो, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी हम कहते हैं। ये एक्चुअली मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। उसका मतलब एक पार्ट लिया जाता है और उसमें 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिला दिया जाता है और उससे बनता है हमारा ये एक्वा रीजिया। बाकी ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से जो नेसेंट क्लोराइड हमारे पास बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो HNO3 है ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। तो बेसिकली उसको ऑक्सीडाइज करके जो नेसेंट क्लोरीन है वो बना देता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको एक यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना इन अ सॉइल, इसी को फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के नाम से हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये रहा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। फिर कहता है कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म द रेड वाटर कंटेन्स नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लेन दिस रिएक्शंस विद रिएक्शंस। तो बहुत सारे रिएक्शंस है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके नेचर में जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे बनता है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको ये पूरा रिएक्शन समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात है कि जब लाइटनिंग डिस्चार्ज आपका होता है उस कंडीशन के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको बहुत ही ज्यादा लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाता है। और उस टेम्परेचर की वजह से वो आपस में कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका बनता है या नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बनता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है मेरे ऑक्सीजन के साथ, जो कि मेरे नेचर में प्रेजेंट है, और उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हवा में जो पानी है प्लस जो ऑक्सीजन है उससे मिलकर ये बनाता है हमारा नाइट्रिक एसिड, जो हमारे जब ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे हमारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जमीन पे, उस सॉल्ट के साथ मिलता है और हमारे पास जो मेटालिक नाइट्रेट्स होते हैं वो हमारा बन जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको एक बार रीड करें और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अमोनिया इज यूज्ड इन द ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। बिल्कुल, हमने इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। कहता है गिव द सोर्स ऑफ रिएक्टेंट्स यूज इन दिस प्रोसेस। तो इसका आंसर है द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर और साथ में ड्राई अमोनिया। जब हम एयर के बारे में बात करते हैं तो ये कार्बन फ्री और डस्ट फ्री होना चाहिए। और याद रखें कि हवा बहुत ज्यादा मात्रा में यूज की जाती है, तो इसका जो रेशियो वो 10:1 होती है बाय वॉल्यूम। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस। अगर आपको याद हो तो हम प्लेटिनम गॉज का इस्तेमाल करते थे एज ए कैटलिस्ट, एंड इसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस हम रखते थे, राइट। कहता है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन दिस प्रोसेस। वो है हमारा ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। इसलिए अगर आपको याद हो तो हम बहुत ज्यादा अमाउंट में हवा या ड्राई एयर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे ड्राई एयर के अंदर अराउंड 1/5 जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन का होता है, बाकी नहीं। तो इस वजह से ज्यादा अमाउंट में हमें इस्तेमाल करना पड़ती थी हमारी एयर, ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर सके। कहते व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमोनिया एंड एयर टेकन इन दिस प्रोसेस। बता दो दिया आपको 1:10 की फॉर्म में है। इसमें 1 पार्ट आपका अमोनिया का होता है और 10 पार्ट आपके हवा या एयर के होते हैं। ओके, सो व्हाई इज क्वार्ट्ज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ जो क्वार्ट्ज लेयर है इसका इस्तेमाल होता था आपके जो NO2 जो गैस बन रही है उसको वार्म वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। अब क्वार्ट्ज की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये मेरे एसिड से रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए बेटर ऑप्शन हमारे पास क्वार्ट्ज था। और यहीं पे लिखा हुआ है क्वार्ट्ज एक एसिड रेजिस्टेंट होता है। व्हेन पैक्ड इन लेयर्स इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली इन वाटर। क्लियर, गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
कहता है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको इसके ऊपर भी पूरे वीडियो भी बना के दी हुई है। तो देखिए ये इसका प्रॉपर आंसर है। मैंने आपको बहुत साफ साफ तरीके से बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी पोटेशियम नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्रेट हम लेते हैं और उसको हम H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन टेम्परेचर आपने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस बनता है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, वो एक्चुअली ग्लास के साथ जम जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है हीट के साथ एंड ये प्रोसेस प्रॉपर टेक प्लेस नहीं कर पाता। बट ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस आप लेंगे तो इसमें पोटेशियम बाइसल्फेट हमारा बनता है, साथ में HNO3 हमारा बनेगा। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम KNO3 जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सप्लेन व्हाई। तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था यहाँ पर कि एक्चुअलिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है हमारे पास, लेकिन जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वो हमारा वोलेटाइल है। मतलब ये कि वो वेपर्स की फॉर्म में हमें मिल जाएगा, जैसे हीट प्रोवाइड करूंगा तो वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। आई रियली डोंट वांट दैट। तो बस इस चक्कर में हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इज येलो इन कलर, व्हाई एंड हाउ इज दिस कलर रिमूव्ड। आपको मैंने बताया था कि जो येलोइश कलर होता है वो होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस, एंड अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो ड्राई एयर का इस्तेमाल आप कर लीजिए या आप उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई एयर उसके थ्रू पास करेंगे तो कुछ स्पेसिस बन जाती हैं, जिस स्पेसिस के थ्रू NO2 जो गैस है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, और जब वो इवेपोरेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आप भी जानते हैं यार कि आपका जो धीरे धीरे कलर है वो कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खास बात थी। बाकी रिएक्शंस आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि जब कभी भी हमारा नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है तो पानी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होता है। ये आपको पता है यार इसके बारे में। रिमूवल के आपको मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताए हुए हैं। दो प्रोसेस थे, पहला मैंने बता दिया। दूसरा होता है एक्सेस पानी, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करोगे NO2 उतना ज्यादा घुल जाएगा पानी के अंदर और नाइट्रिक एसिड वो बन जाएगा, तो इसलिए हम उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। फिर आता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड द मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सोडियम नाइट्रेट शुड नॉट बी हीटेड वेरी स्ट्रांगली अबव 200 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसका आंसर दिया था, जब ऐसा होगा तो नाइट्रोजन बाइसल्फेट बनने के बजाय सिर्फ आपका सोडियम बाइसल्फेट बनने के बजाय सोडियम सल्फेट आपका बनता है, और ये एक हार्ड क्रस्ट की फॉर्म में जो रिटॉर्ट होता है उसके दीवारों के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से क्या करता है ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है हीट के साथ वो तोड़ देता है हमारा, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ा बात ये थी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो जो मेरे पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमारा बनेगा वो भी साथ में जो है वो डिकम्पोज होना फिर से शुरू हो जाएगा। तो आई डोंट वांट दैट, इसलिए उसका टेम्परेचर हमेशा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं। फिर आता है नाइट्रिक एसिड कैनॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बियॉन्ड 68% बाय द डिस्टिलेशन ऑफ ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HNO3 एंड स्टेट द रीजन। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में भी बता चुका हूं कि देखिए जब हम कभी भी अपने नाइट्रिक एसिड को हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको हीट करना शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर में डिफरेंस है ना। इससे क्या होता है कि पानी के जो वेपर्स हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं और निकलने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे मेरे पानी की कॉम्पोजिशन मतलब प्रोपोर्शन और जो HNO3 उसके प्रोपोर्शन में चेंज आना शुरू हो जाता है, मतलब एक बढ़ता है दूसरा घटने लग जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों की प्रोपोर्शन ना फिक्स हो जाती है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ऐसा फिक्स हो वो तभी पॉसिबल है जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 68% होगी। जैसे 68% हो गया ना, अब पानी ना जो पानी है और जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है अब वो दोनों ही इकट्ठे बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने डिटेल में वो आंसर दिया हुआ है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर रीड करना और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। फिर कहता है व्हाट इज अ पैसिव आयरन। अब देखिए पैसिव आयरन का बेसिकली मतलब होता है वो आयरन जो अपने ऊपर एक लेयर जमा कर ले, जिसकी वो भी ऑक्साइड की लेयर जमा कर ले, जिसकी वजह से वो जो उसका फर्दर मतलब कांटेक्ट है मेरे नाइट्रिक एसिड के साथ वो टूट जाए, तो उसको पैसिव आयरन के नाम से हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल होता है। कैसे रिमूव करें, दो तरीके बताए थे, या तो आप सैंड पेपर से उसको घिसकर निकाल दीजिए, एक तो ये तरीका है, दूसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर आता है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द कार्बन एंड द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज हीटेड। जब कार्बन को हम रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, साथ में पानी बनता था, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO2 आपका बनेगा।
डाइल्यूट HNO3 को जब हम ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड जो है दैट इज NO वो आपका जनरेट होता है, सब में पानी साथ में, ये सब हमने स्टडी किया हुआ है। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बैलेंस करके बता दिया हुआ कैसे करना है। और दूसरा मैंने ये रखा आपके सामने, और ये भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। बात करते हैं सेवंथ की, कहते गिव टू केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब कभी भी कोई नाइट्रिक एसिड को हम नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनता है आपका। जैसे कि अगर कार्बन से रिएक्ट करवाओगे तो आपका कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो जो है वो बनता है। प्लस सबसे पहले बात है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमारे पास NO2 भी बनेगा। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी आप यहाँ पे रिएक्शंस को देख सकते हैं, मैंने सल्फर का और कार्बन दोनों का बताया हुआ था पिछली वीडियोस के अंदर। नाइट्रिक एसिड शोर एन एसिडिक करेक्टर, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि देखो यार, हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये नेसेंट ऑक्सीजन जब डिकम्पोज होता है ना, तो NO2 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उससे मिलकर H2O बना देता है। तो पानी का बनना ही एक एग्जाम्पल है आपका इस केस में, ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर आप डाइल्यूट फॉर्म के अंदर नाइट्रिक एसिड लोगे जो लगभग 1% होता है, उस केस के अंदर जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो मेरे मैग्नीशियम के साथ या मैंगनीज के साथ, तो वो प्रॉपर हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। आप चाहें तो वो 2 एग्जांपल दें तो आई थिंक वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। सी पार्ट के अंदर आता है कि नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार हमें अच्छी तरह पता है कि जब कभी भी हम अपने बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं या फॉस्फोरस की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जब हम अपने इनको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उनके नाइट्रेट्स बन जाते हैं। एंड हमने इसके बारे में सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफाई या समझा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ पर ये है कि ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, और ये जो है ये आपका डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। ये प्लीज थोड़ा याद रख लेना, बाकी सब हमारा इजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहें ना तो इसकी जगह पे आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, कार्बन प्लस हमारे पास क्या था, HNO3 है, और साथ में बनता था आपके पास दैट इज CO2 प्लस पानी प्लस NO2। बाकी इसकी बैलेंस इक्वेशन में ऑलरेडी पता कितनी बार बता चुका हूँ, आप कर लेना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है जो मैं बताना चाहता था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी, इज एडेड टू द नाइट्रिक एसिड। तो हमने पढ़ा हुआ है यार कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, और इसके इक्वेशन में बता चुका हूँ। क्यूप्रिक ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड एक एल्कली हो गया हमारे पास, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है ना, हाँ, तो ये सॉल्ट एंड वाटर आपका बनाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अच्छे से रिएक्शन को नोट कर लीजिए। जिंक रिएक्ट करेगा अगर तो पानी बनाएगा और साथ में नाइट्रेट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट और वाटर, क्योंकि वही नेसेड ऑक्सीजन का चक्कर है सारा कुछ इसमें। और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हीट अगर कर देंगे हमारे पास तो ये बनेगा, मैं बता चुका हूँ इसके लिए भी, कि हमारे पास पानी NO2 और O2 ये हमारा जनरेट होता है, ठीक है। पता नहीं हमने कितनी बार कर लिया, अब तो याद ही हो गया होगा कैसे किया हमने ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, कहते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड। हमने पता कितनी बार इसके बारे में स्टडी किया है कि अगर सोडियम नाइट्रेट बनाना है तो कुछ ना करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसको रिएक्ट करा दो HNO3 के साथ, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। कॉपर नाइट्रेट बनाना हो तो सेम कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। लेड नाइट्रेट बनाना है तो लेड को रिएक्ट करवा दो HNO3 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर आपने बनाना है तो इस केस में बताया था मैग्नीशियम, और हाँ वेरी डाइल्यूट, लगभग 1% का होना चाहिए आपका, यहाँ पे लिख दो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लगभग 1% कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, तो ये आपका रिएक्शन टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ये कि फेरिक नाइट्रेट, ये आपके सामने रिएक्शन है। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिख लिख के आपको मैंने एक एक रिएक्शन को बताई हुई है, बाकी आपके सामने बस मैं अब यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर मिल सके। तो ये सबके आंसर्स हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 10th की। हाँ अब ये ना, ये रिएक्शन मुझे सभी की लिखनी है कि कॉपर को कॉपर नाइट्रेट कैसे बनाना है। यार ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है। कॉपर को कॉपर नाइट्रेट बनाने के लिए उसको नाइट्रिक एसिड से मिला दो, आपको मिल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड अगर बनाना है हमें उसको हीटअप करना पड़ेगा, जैसे हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड आपका बन जाएगा।
अगर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बनाना है तो कार्बन से रिएक्ट कर दो, क्योंकि ये जो कार्बन है ना आपका, ये ऑक्सीजन रिमूव करने में हेल्प करता है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, ठीक है। और कॉपर से कॉपर ऑक्साइड अगर बनाना है तो उसको ऑक्सीडाइज कर दो, मतलब हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बन जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार अच्छे से एक बात देख लीजिए, रिएक्शन को लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है करेक्ट द फॉलोइंग इफ रिक्वायर्ड। कहते हैं HNO3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, मैंने आपको इसके बारे में डिटेलिंग बताई हुई है। NaNO3 gives NO2 plus O2 on heating। एक्चुअली नहीं, क्या होता है ना कि पहली बात, NaNO3 जब ये आपको हीट करते हैं तो इसमें एक्चुअली ऑक्सीजन लिबरेट होता है हीटिंग के साथ, और साथ में NaNO2 बनता है हमारा। कांस्टेंट बॉइलिंग नाइट्रिक एसिड कंटेन 80% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय वेट, नहीं 68% होता है हमारा। और नाइट्रिक एसिड रिमेन्स कलरलेस इवन व्हेन एक्सपोज टू लाइट, बिल्कुल भी नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा जो HNO3 है वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से इसका एक येलोइश ब्राउन कलर हमें मिलता है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको ये जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो अच्छी तरह समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो इंटेक्स क्वेश्चन थे 1 to 11 वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।